प्रकृष्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं और प्रावधान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको कि किस प्रकार से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हमारे देश में लागू किया गया और उसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो देखिए, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए दिसंबर 92 में संसद द्वारा पारित किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इसलिए पारित किया गया, यानी संविधान में संशोधन किया गया, और ये इसलिए किया गया कि पंचायत राज जो संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक मान्यता दी जा सके। संवैधानिक मान्यता का अर्थ है कि उनको संविधान में स्थान दिया जा सके। अब तक जो है ये पंचायत राज संस्थाएं काम कर रही थी, विभिन्न राज्यों में इनकी स्थापना हो गई थी, लेकिन ये सब राज्य सरकारों के भरोसे थी, राज्य सरकारों की इच्छाओं के अधीन थी। राज्य सरकारें जब चाहे इनको भंग कर देती थी और इनके चुनाव भी समय पर नहीं हो पाते थे। ये 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती थी, तो राज्य सरकारें इनको अपने हाथों का खिलौना बना रखी थी। इसलिए इनको संविधान में स्थान दिया गया ताकि राज्य सरकारों की मन मर्जी से इनको छुटकारा प्राप्त हो सके। तो इसलिए ये संवैधानिक संशोधन किया गया, जो 73वां संविधान संशोधन है। और इस संविधान संशोधन के उपरांत क्या हुआ, जो अगले पैराग्राफ में देखिए। इस संशोधन द्वारा संविधान में अध्याय 9, एक नया अध्याय जोड़ा। अध्याय 9, पहले 8 ही अध्याय थे, उसके बाद एक नवा अध्याय ये संविधान संशोधन 73वें के कारण जोड़ा, और एक अनुसूची 11 को जोड़ा गया। तो अब तक 10 अनुसूचियां थी संविधान में, 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। अध्याय 9 में जो है कौन कौन से अनुच्छेद थे, जो देखिए। अनुच्छेद 243 और 243 के से ण तक, यानी ए से ओ तक के अनुच्छेद 243 के, खे, गे, इस तरह से अनुच्छेद थे। और अनुसूची 11 में क्या था? अनुसूची 11 में 29 मदें थी। 29 मदें कौन सी थी कि पंचायतें कौन कौन से कार्य करेगी, उससे संबंधित 29 मदें थी। तो इस प्रकार से यह संविधान संशोधन हुआ, और इसको ध्यान में रखना। अनुच्छेद 243, मेन अनुच्छेद 243, और उसके अब उप अनुच्छेद क से ण तक, यानी अंग्रेजी में कहें तो ए से ओ तक, ABCDEFG इस प्रकार करके। और एक अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें कुल मिला के 29 मदें हैं, 29 आइटम है। और वो 29 आइटम किससे संबंधित है? पंचायत जो है, पंचायतें हैं वो क्या क्या कार्य करेगी। यानी ये एक ध्यान रखें आप इसमें कि जब भी शब्द बोला जाता है पंचायत इस अनुच्छेद में, तो पंचायत का अर्थ 3 स्तर की जो हमारी पंचायतें हैं उनसे होता है, यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत या जिसे पंचायत समिति कहा जाता है, और जिला पंचायत या जिला परिषद, तीनों स्तर से इसका अर्थ आएगा। फिलहाल देखिए इस अधिनियम का क्या महत्व है। अभी मैंने कहा जैसा कि संवैधानिक मान्यता मिलने से जो है राज्य सरकारों के अधीन या उनकी मन मर्जी से चलने वाली पंचायतें नहीं रही, बल्कि संविधान में उनका स्थान होने से उनका जो है एक प्रकार से नियमितीकरण हो गया। तो इस अधिनियम ने 40वें अनुच्छेद को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। अनुच्छेद 40 हमारे नीति निर्देशक तत्वों में है, और उसमें लिखा गया है कि राज्य यानी सरकार ग्राम पंचायतों को गठित करने और उनको आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करने के कदम उठाएगी। तो अनुच्छेद 40 जो हमारा पंचायतों की स्थापना करने और उनको शक्तियाँ प्रदान करने के लिए राज्यों को कहता है, और ये नीति निर्देशक तत्वों में है, तो इसको लागू किया जाना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से अनुच्छेद 40 को लागू करने में 73वां संविधान संशोधन कारगर सिद्ध हुआ। इसके अलावा इस अधिनियम से क्या क्या फ़ायदे या महत्व, क्या लाभ हुए? अधिनियम ने PRS का मतलब है पंचायत राज संस्थाएं, तो अधिनियम ने PRS को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने
और करके उनको संविधान के वाद योग्य हिस्से के अधीन ला दिया। यानी पंचायतें अब संवैधानिक संस्थाएं हैं और बिल्कुल संवैधानिक संस्थाओं की तरह वाद योग्य, अर्थात उन पे वाद किया जा सकता है या वो वाद कर सकती है, या यूँ समझे कि उसको लागू करना अब अनिवार्य है। लागू करना अनिवार्य हो गया है। वाद योग्य हिस्से का अर्थ है जैसे मूल अधिकार हमारे वाद योग्य हिस्से है, अर्थात उसको लागू करना अनिवार्य है। तो ये एक प्रकार से अनिवार्य हो गई, राज्यों की इच्छा पर निर्भर नहीं रही। इसके अलावा यह कहा गया कि अब पंचायत राज प्रणाली को अपनाने के लिए राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। यानी पहले अपनी इच्छा पे थी राज्य सरकारें कि उनको लागू करें, पंचायतों की स्थापना करें न करें, पूरा चलने दे, चुनाव कराए न कराए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अतः पीआरएस का गठन और नियमित अंतराल पे चुनाव अब राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर नहीं है। ये बात हम पहले देख चुके हैं। यह अधिनियम ग्रास रूट पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रास रूट यानी धरातल, धरातल के ऊपर लोकतंत्र पहुँचे, यानी स्थानीय स्तर की निकाय में स्थानीय लोगों की भागीदारी हो, वो अपने निर्णय खुद ले और अपने ऊपर शासन करने से संबंधित कार्य स्वयं करे। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण कदम रहा। जो प्रातिनिधिक लोकतंत्र जिसे अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी लोगों की अधिकाधिक भागीदारी, प्रत्यक्ष भागीदारी अपने से संबंधित निर्णय करने में हो। तो यह इस प्रातिनिधिक लोकतंत्र की जो अवधारणा है उसको चरितार्थ, उसको धरातल पर उतारता है। तो इसको भागीदारी लोकतंत्र में, यानी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, में बदलता है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ हो गया कि लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि जो है डिसीजन करते हैं। लेकिन भागीदारी लोकतंत्र का अर्थ है कि लोग न केवल अपने प्रतिनिधि चुने, बल्कि अपने से संबंधित निर्णय करने में, अपने से संबंधित कार्य करने में, लागू करने में उनकी स्वयं की भागीदारी हो। तो यह इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कदम है जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चेंज करता है पार्टिसिपेटिव यानी भागीदारी लोकतंत्र में। आगे देखिए, अधिनियम के प्रावधानों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक अनिवार्य प्रावधान और एक है स्वैच्छिक प्रावधान। यानी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो स्वैच्छिक है, कुछ अनिवार्य है। अनिवार्य प्रावधानों को राज्य द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों में सम्मिलित करना अनिवार्य है। इसमें यह कहा गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में कि प्रत्येक राज्य इस अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करते हुए 73वें संविधान संशोधन में जो प्रावधान है, जो हम आगे देखेंगे, उनको शामिल करते हुए अपने राज्य के लिए एक विशेष अधिनियम बनाएगा और उस अधिनियम को लागू करेगा। उस अधिनियम में इस जो 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो शामिल होंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो ऐच्छिक है, यानी राज्य उनको अपने हिसाब से लागू करे, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लागू करे। तो ये देखिए, जबकि ऐच्छिक प्रावधान राज्य अपने भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथ्यों को ध्यान में रखे स्वयं विवेक से अपनाने का निर्णय कर सकता है। यानी कुछ प्रावधान तो अनिवार्य है जिनको अपने कानून में शामिल करना ही होगा, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको राज्य स्वयं विवेक से अपने हिसाब से अपना सकता है। तो वो कौन कौन से प्रावधान हैं, आइए देखते हैं सबको। इसी में हम देखेंगे कुछ ऐच्छिक भी आ जाएंगे, कुछ अनिवार्य भी आ जाएंगे जब हम इसकी विशेषता देखेंगे। पहला देखिए, ग्राम सभा। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है, पहला प्रावधान है और अनुच्छेद 243A में इसका वर्णन है। ग्राम सभा क्या है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, जिसको सर्किल कहा गया है, के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसमें उस पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता सम्मिलित होंगे। इसके कर्तव्य और शक्तियाँ राज्य में विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून के अनुसार होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रत्येक जो ग्राम पंचायत सर्किल है, एक ग्राम पंचायत सर्किल बनाया गया है जिसमें एक बड़ा गांव हो सकता है,
एक दो छोटे गांव हो सकते हैं, या दो छोटे छोटे या तीन छोटे छोटे गांव हो सकते हैं। उन गांवों को मिला के कहा गया है उसको ग्राम पंचायत सर्किल। उस ग्राम पंचायत सर्किल के जितने भी मतदाता हैं वो सब के सब उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो उस ग्राम पंचायत सर्किल का अर्थ हुआ कि जैसे 3 गांव हो सकते हैं, 2 गांव हो सकते हैं, 4 गांव हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि गांव कितने बड़े हैं, या केवल एक ही गांव हो सकता है। तो उसको मिला के ग्राम पंचायत सर्किल बना दिया है। उस सर्किल के जितने भी मतदाता हैं वो सब के सब उसके सदस्य बन जाएंगे। इस ग्राम सभा की शक्तियां या कर्तव्य क्या होंगे, यह जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, प्रत्येक राज्य अपना एक कानून बनाएगा। जो संविधान संशोधन 73वां है उसके प्रावधानों को शामिल करते हुए। तो इसमें साथ ही साथ वो राज्य अपने कानून में इस ग्राम सभा के कर्तव्य या शक्तियाँ क्या होगी उसका भी उल्लेख कर देगा। अनुच्छेद 243A जो है इससे रिलेटेड है। ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें होती है, कुल मिला के 4 बैठक होती है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 1 मई को नहीं होगी। यानी ये 4 दिनों को तो बैठक नहीं होगी, लेकिन इन जो 4 तिथियां हैं इनके 15 दिनों के अंदर अंदर बैठक होगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच। सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच करेगा, और उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जो सदस्य वहाँ उपस्थित है, सदस्य सारे हैं, उस गांव के सारे मतदाता ग्राम सभा के सदस्य हैं, तो वो अपने में से ही किसी को अध्यक्ष चुन लेंगे और वो उसकी अध्यक्षता करेगा, बशर्ते सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हो। क्या कार्य होगा? संक्षेप में हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ग्राम सभा में विकास कार्यों का अनुमोदन और मूल्यांकन होता है। यानी कौन से विकास कार्य अब किए जाने हैं उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में, उसका अनुमोदन ग्राम सभा कर देती है। और जो काम चल रहे हैं, जो काम किए जा रहे हैं या किए गए हैं, उनका मूल्यांकन होता है कि वो काम कितने हुए हैं, कितनी राशि उन पर खर्च हुई है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, ये देखा जाता है। पंचायत के कामकाज के विवरण और बजट पर चर्चा होती है। पंचायत का जो कामकाज है साल भर का या उस अवधि का, जब ग्राम सभा हो रही है उसके ऊपर चर्चा होगी। ग्राम पंचायत का जो बजट होगा उस पर चर्चा होगी। ग्राम पंचायत में जो राशि, निधियों के उपयोग पर चर्चा होगी, धन के उपयोग पर चर्चा होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख कार्य हैं जो उस ग्राम सभा में किए जाते हैं। ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी गणपूर्ति 10% है। 10% का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में 5,000 मतदाता है तो 5,000 का 10% यानी 500 व्यक्ति उपस्थित होंगे, तभी ग्राम सभा की बैठक हो पाएगी। अन्यथा उस ग्राम सभा की बैठक को टाल दिया जाएगा, आगे की किसी तिथि पर आयोजित किया जाएगा। तो यह हुई ग्राम सभा। दूसरा प्रावधान देखिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था, यानी कि पंचायत राज की जो व्यवस्था है वो 3 स्तर की होगी। ये हम देख चुके हैं पहले। प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय पंचायत राज संस्थाएं होगी, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। तो राजस्थान की हम बात करें तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, मध्यवर्ती स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। तो 3 प्रकार की पंचायतें राजस्थान में है। लेकिन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर का गठन आवश्यक नहीं है। यानी जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, पूर्वोत्तर के राज्य खास तौर से इस दायरे में आ सकते हैं, तो उनमें ग्राम स्तर और जिला स्तर ही होगा, मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। अनुच्छेद 243B में ये प्रावधान है 3 स्तरीय का। आगे देखिए अगला पॉइंट, अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव। अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होगा वो भी महत्वपूर्ण है। सभी स्तरों के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। पहली चीज़ तो यह है कि तीनों जो ये स्तर है, ग्राम स्तर यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर, इनके सदस्यों का चुनाव जो है आम जनता करेगी, न कि जो है
अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, यानी उस क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो इन सदस्यों का चुनाव करेंगे। फिर क्या होगा, मध्य स्तर और जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव इन्हीं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी मध्य स्तर और जिला स्तर, पंचायत समिति और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा, यानी जिसे राजस्थान में प्रधान और प्रमुख कहा गया है, तो प्रधान और प्रमुख का जो चुनाव होगा वो वहाँ के जो चुने हुए सदस्य जिन्हें आम मतदाताओं ने चुना उनमें से किया जाएगा। और ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल के कानून की विधि के अनुसार होगा। तो जो ग्राम स्तर का जो अध्यक्ष है, यानी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जिसे सरपंच कहा जाता है, वो कैसे निर्वाचित होगा, इसके लिए राज्य का विधानमंडल जो कानून बनाएगा उसके अनुसार होगा। तो कुछ राज्यों में आम जनता द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है, आम जो मतदाता है उस पंचायत समिति सर्किल पंचायत क्षेत्र के उनके द्वारा किया जाता है। और कुछ राज्यों में उसके सदस्य, जिसको कि हम राजस्थान में वार्ड पंच कहते हैं, तो वार्ड पंच द्वारा सरपंच का चुनाव किया जाता है। और कुछ राज्यों में जो है सीधे मतदाता द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। तो ये राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएगा उसके अनुसार ये होगा। तो राजस्थान में जो राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया है, पंचायत राज अधिनियम 1994, उसमें यह है कि इनका चुनाव आम मतदाता द्वारा ही किया जाएगा। सीटों का आरक्षण देखिए, पंचायत की जो सीटें उनको कैसे आरक्षित किया जाएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए। तो पंचायत क्षेत्र की आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में सभी स्तरों पर उनके लिए सीटें आरक्षित होगी, जिन पर चक्रानुक्रम लागू होगा। तो ये एक पहली तो महत्वपूर्ण बात है। SC/ST के लिए कहा गया है कि उस क्षेत्र में उनकी आबादी जितने प्रतिशत होगी उसके अकॉर्डिंग उनके लिए सीटें आरक्षित होगी। जैसे मान लीजिए ST की आबादी नहीं है तो ST का उस क्षेत्र में आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आबादी ज़्यादा है तो उतनी ही सीटें ज़्यादा आरक्षित की जाएगी। साथ ही साथ चक्रानुक्रम लागू होगा, रोटेशन लागू होगा। रोटेशन कैसे होगा कि एक ही सीट हमेशा के लिए आरक्षित नहीं होगी, बल्कि लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी से फिर सीटें अलग अलग आ सकती है। कभी जैसे वार्ड नंबर 2 आरक्षित आ गया है SC के लिए, तो कभी वार्ड नंबर 2 जनरल के लिए हो सकता है। इस प्रकार से लॉटरी के माध्यम से ये सीटों में इस आरक्षण को फैलाया जाएगा, तो ये एक सीट पे परमानेंट नहीं रहेगा। इसके बाद दूसरा देखिए, प्रत्येक पंचायत की निर्वाचन योग्य सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। उसमें SC/ST वाली सीटें भी है। SC/ST की जो आरक्षित सीटें हैं उसमें भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू होगा, जिन पर रोटेशन इन पर भी लागू होगा, चक्रानुक्रम भी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तो ये पहले 1/3 ही था, फिर बाद में 2009-10 के जो चुनाव हुए राजस्थान में, उस समय 50% किया गया था और केंद्र ने भी इसको मंजूरी दे दी है। तो अभी जो है 1/3 के स्थान पर महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित है पंचायत राज में। इन पे भी रोटेशन लागू होता है। राज्य कानून बनाकर पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए अब बात आई OBC की, तो OBC को जो है राज्य कानून बनाकर आरक्षण दे सकता है। ये राज्य पे डिपेंड करता है। ये जो 73वें संविधान संशोधन में इसको ऐच्छिक प्रावधान माना है। अध्यक्ष पदों के लिए भी राज्य कानून बनाकर अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करेगा, जिन पर भी चक्रानुक्रम लागू होगा। तो अब अध्यक्ष पदों की बात करें तो अध्यक्ष पदों पर फिर राज्यों को कानून बनाकर लागू करना है, यानी किस प्रकार से करना है ये राज्य के कानून में तय होगा, लेकिन आरक्षण अवश्य होगा। तो SC/ST, OBC और महिलाओं, राजस्थान की बात करें तो चारों के लिए SC/ST, OBC और वीमेन, चारों के लिए आरक्षण लागू है। और वीमेन के लिए हम जानते हैं 50% आरक्षण लागू है, जबकि इन तीनों वर्गों के लिए
उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू है। और जो है आरक्षण में चक्रानुक्रम लागू है, अर्थात सीटें रोटेशन से बदल जाती है। और दूसरी चीज़ यह है कि राज्य ने अपने कानून में ये सभी प्रावधान कर रखे हैं। तो जनसंख्या के अनुपात में है, चक्रानुक्रम लागू होता है और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू है, सभी के लिए, सदस्यों के लिए भी और अध्यक्ष पदों के लिए भी। अनुच्छेद 243D में ये प्रावधान दिया गया है। इसके बाद देखिए पंचायतों का कार्यकाल क्या होगा। तो पंचायतों के कार्यकाल के बारे में कहा गया है कि पंचायतों का कार्यकाल उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष होगा। यदि किसी पंचायत का विघटन इससे पूर्व हो जाता है तो विघटन से 6 माह के भीतर चुनाव करवाना होगा, मगर इसका कार्यकाल मूल पंचायत की बची अवधि तक ही होगा। सिंपल है, 243A में कार्यकाल जो होगा वो 5 ईयर होगा, यानी जो उनकी पहली बैठक होगी उससे 5 वर्ष तक कार्यकाल होगा। लेकिन किसी पंचायत का मान लीजिए विघटन हो जाता है, सरपंच त्यागपत्र दे दे, सदस्य त्यागपत्र दे दे, या अयोग्यता का मामला आ जाए, तो इस कारण से वो विघटन हो जाए तो भी 6 माह के अंदर अंदर, जो विघटन होता है उसके 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाना होगा। और इसका कार्यकाल ये नहीं है कि पूरा 5 साल हो, नहीं, उसका कार्यकाल मूल पंचायत की बची हुई अवधि के लिए ही होगा। चलिए साहब, अगला पॉइंट और ले लेते हैं हम, योग्यता संबंधी प्रावधान। योग्यता संबंधी क्या प्रावधान है? वे सभी व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के योग्य है पंचायत का सदस्य बनने की, यानी राज्य की जो विधानसभा या विधान परिषद यदि कोई हो, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ने के योग्य यदि कोई व्यक्ति है, वो सारी योग्यताएं उसमें है जो इन विधान परिषद या विधानसभाओं का चुनाव लड़ने के लिए होती है, तो फिर वो पंचायत का चुनाव भी लड़ सकता है। लेकिन उम्र का अंतर है, जहाँ विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, वहीं पंचायतों का चुनाव आप 21 वर्ष के हो तो भी लड़ सकते हैं, 21 से कम आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 243E में ये प्रावधान है। उसके बाद आ जाइए, अगला पॉइंट ले लेते हैं हम, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है इसकी। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, जो देखिए मतदाता सूचियां तैयार करता है, पंचायत चुनावों के लिए नियंत्रण, निर्देशन और संपादन के लिए एक राज्य निर्वाचन, यानी पंचायत चुनाव का संचालन करने और मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। इसमें राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, जिसको हटाने का तरीका वही होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में महाभियोग चलाया जाता है, तो उसी प्रकार से इसको हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट लेते हैं हम, पंचायतों की कार्य या शक्तियां क्या होगी। तो राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार है कि वह पंचायतों की ऐसी शक्तियां और कार्य सौंपे जिससे कि वे स्वायत्त शासी संस्थाओं के रूप में कार्य कर सके, यानी स्वतंत्र होकर, ऑटोनोमस होकर स्वशासी संस्थाएं जो होती है, यानी स्वयं के ऊपर शासन स्वयं का, इसका अर्थ हुआ स्वशासी। हम देख चुके हैं स्वशासन का अर्थ कि चुनी हुई संस्थाएं जिनमें लोगों की भागीदारी होती है, तो वो उन संस्थाओं के रूप में काम कर सके। इनकी जिम्मेदारियों के 3 वर्ग हैं। 3 वर्ग क्या है, क्या काम करेगी पंचायतें, जो देखिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना। पहले तो प्लान बनाना, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, उस क्षेत्र के लोगों को सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस मिले, इसके लिए प्लान बनाना। उसके बाद है उन प्लान का क्रियान्वयन करना, उनको लागू करना। और फिर उसके बाद है अनुसूची जो 11 है उसमें जो 29 मामले हैं उससे संबंधित कार्य करना, यानी उनकी योजनाएं बनाना और उनको लागू करना। अब अनुसूची 29 में अनुसूची 11 में
जो 29 मदें हैं उनमें से कुछ हम देख सकते हैं उदाहरण के रूप में भूमि सुधार, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, लघु सिंचाई, शिक्षा, महिला बाल विकास, हाट और मेले। तो ये अनुच्छेद 243 में है। अनुच्छेद 243 जी में अनुसूची 11 और उसमें कुल मिला के हैं 29 मामले। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण अनुसूची है। इससे संबंधित सारी योजनाएं बनाएगी और उनको लागू करेगी। तो 3 प्रकार के इसके कार्य हैं। वित्त व्यवस्था की बात कीजिए। वित्त व्यवस्था का अर्थ है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को कर, शुल्क, चुंगी लगाने व संग्रह करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। यानी राज्य की जो विधानसभा है वो इन पंचायत राज संस्थाओं को कह सकता है कि ये कुछ कर हैं ये आप लगा लीजिए या कुछ शुल्क आप वसूल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सफाई कर उदाहरण के रूप में पंचायतों को दे दिया गया है। मेले लगते हैं तो उनसे कर लेना, तो ये कुछ कर और चुंगी और शुल्क उनको दे सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित कर, शुल्क और चुंगी में हिस्सा दे सकता है। यानी जो कर राज्य सरकार लगाती है और राज्य सरकार वसूल करती है, उससे जो राशि राज्य सरकार को प्राप्त होती है उसमें पंचायतों को हिस्सा दे सकता है। इसके अलावा राज्य की जो संचित निधि है, ये हम जानते हैं संचित निधि राज्य का एक खजाना है जिसमें राज्य की आय जमा होती है, उसमें से पंचायतों को ग्रांट इन एड सहायता अनुदान दे सकती है। इसके अलावा पंचायतों का खुद का जो धन होता है उसे जमा करने के लिए राज्य खुद एक पीडी अकाउंट कहते हैं उसको, पर्सनल डिपॉजिट, व्यक्तिगत जमा, ये एक कोष या निधि बना सकती है राज्य सरकार जिसमें पंचायतों का धन जमा होगा। तो ये हुई इसकी वित्तीय व्यवस्था जो अनुच्छेद 243 एच में वर्णित है। इसके बाद आगे देखिए राज्य वित्त आयोग। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हर 5 साल पर गठित होता है, राज्यपाल इसको गठित करता है और यह पंचायतों को राज्य की संचित निधि से जो धन दिया जाता है उसके बारे में सिफारिशें करता है। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जिसके जो निम्नांकित के संबंध में राज्यपाल को सिफारिशें देगा। क्या सिफारिशें देगा? अभी हमने ऊपर देखा कि राज्य सरकार जो कर लगाती है, कुछ कर तो पंचायतों को दे देती है कि तुम लगा लो, लेकिन कुछ कर राज्य सरकार लगाती है और वो बड़े महत्वपूर्ण कर होते हैं, उनसे राज्य सरकार को आय होती है, जैसे आबकारी, एक्साइज। तो उस आय में से पंचायतों को कितना हिस्सा दिया जाए इससे संबंधित वो सिफारिश करेगा। तो पहला देख लीजिए, राज्य सरकार द्वारा आरोपित कर, शुल्क और पथकरों से प्राप्त शुद्ध राजस्व आय का पंचायतों के बीच में और राज्य सरकार के बीच में वितरण। उसके बाद दूसरा है पंचायतों द्वारा जो कर लगाए जाते हैं वो कौन कौन से होंगे, इसके बारे में भी यह वित्त आयोग सिफारिश करेगा। इसके बाद है राज्य की जो संचित निधि या समेकित निधि है उसमें से पंचायतों को अनुदान कितना दिया जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के उपाय बताएगा राज्यपाल को कि इनकी आर्थिक हालत कैसे सुधारी जा सकती है, ये उपाय बताएगा। और इसके अलावा पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए अन्य कोई विषय जो राज्यपाल सौंपे उसके बारे में सिफारिश करेगा। तो कुल मिला के राज्य सरकार से कितना धन दिया जाएगा, कौन से कर पंचायतें लगाएगी इत्यादि के बारे में और राज्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति में कैसे सुधार हो इसके बारे में सिफारिश अनुच्छेद 243 आई में जो है इसका उल्लेख किया गया है। अगला देखिए लेखा और लेखा परीक्षण, यानी इनका हिसाब किताब रखना पंचायतों का और हिसाब किताब की ऑडिट करना, जांच करना। तो इस बारे में क्या है, पंचायतें राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अनुसार ही लेखे रखेगी। जो राज्यों का जो स्पेशल कानून बनता है उसके अनुसार लेखे रखेगी और उन्हीं के अनुसार ही इनकी लेखा परीक्षा यानी ऑडिट होगी। अनुच्छेद 243 जय में ये प्रावधान दिया गया है। और एक आखिरी पॉइंट देखिए, यह संशोधन अधिनियम कहाँ लागू नहीं होता, किन राज्यों में लागू नहीं होता, ये देख लीजिए आप। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इन 3 राज्यों में लागू नहीं होता।
एक चौथा राज्य इसमें जम्मू कश्मीर भी था पहले, लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये जो है जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। हाल ही में जो है वहाँ चुनाव हुए हैं जिला पंचायतों के, तो इसलिए वहाँ लागू है ये। फिर उसके बाद है मणिपुर राज्य का पहाड़ी क्षेत्र जहाँ जिला परिषद है। ये मणिपुर राज्य का जो हिल एरिया है उसमें विशेष जिला परिषद पहले से ही गठित है, इसलिए वहाँ पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, वहाँ गोरखा हिल परिषद गठित है, इसलिए ये नियम लागू नहीं होता है। और एक है अनुच्छेद 244 में वर्णित 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। 10 ऐसे राज्य हैं जिनके कुछ क्षेत्र वर्णित हैं, उनमें यह अधिनियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा है, उनको जनजातीय क्षेत्र घोषित कर रखा है और वहाँ की स्थानीय व्यवस्था अलग है। तो इनको छोड़ दें तो बाकी पूरे भारत में यह अधिनियम लागू होता है, और ये लागू नहीं होने की जो प्रावधान है वो 243(m) में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आपने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1993 में लागू हुआ उसको इसमें देखा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।